की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई मध्य प्रदेश की रहने वाली राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय कविता पाटीदार जी और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा और हमारे इस कार्यक्रम की सह संयोजक माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय गीता साक्य जी आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप सब लोग एक बार दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। सभी माननीय अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मित्रों, हम सबको विदित है कि यह वर्ष पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष है। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि पुण्य श्लोक का अर्थ है जिनका जीवन पवित्र, सुंदर और आचरण अनुकरणीय हो। यह उपाधि उनको सभी चारों शंकराचार्यों ने संयुक्त रूप से बैठक करके प्रदान किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया कि पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर के सोमनाथ तक अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम जो उनके जीवन में था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह कार्यक्रम जो है विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मित्रों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वंदे मातरम के लिए सबसे अनुरोध है कि कृपया वंदे मातरम के लिए हम लोग खड़े होंगे। अनादि जी, वंदे मातरम स्टार्ट प्रारंभ कराइए। वंदे मातरम, वंदे सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वंदे भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकर गिरी जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पुष्पगुच्छ और पटका पहना करके उनका हार्दिक स्वागत करेंगे आदरणीय शंकर गिरी जी। इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगी पटका पहना के आदरणीय गीता साक्य जी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकर लोधी जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे श्रीमान शंकरलाल लोधी जी। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी से आग्रह है कि हमारे मुख्य वक्ता आज के कार्यक्रम की आदरणीय कविता पाटीदार जी का पुष्पगुच्छ और पटका देकर के स्वागत करेंगी डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी।
हमारे महिला मोर्चा की डॉक्टर ममता पांडे जी से आग्रह है कि इस मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगी डॉक्टर ममता पांडे जी। मित्रों, स्वागत का यह क्रम यहीं पूरा होता है और मैं अब सीधे बिना विलंब किए हमारे जो इस टीम उत्तर प्रदेश की है उसके सह संयोजिका उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय गीता साक्य जी से आग्रह करता हूं कि आएं और आज के इस कार्यक्रम की विषय प्रस्तावना रखें। आदरणीय गीता साक्य जी। भारत माता की आज पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई के 300वीं शताब्दी के स्मृति अभियान में आज इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश हमारी आज मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश की इस कार्यक्रम की प्रभारी के रूप में माननीय राज्यसभा की सांसद बहन कविता पाटीदार जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बहुत ही परिश्रमी जन जन के प्रिय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने वाले और बहुत ही सरल सौम्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में उत्तर प्रदेश के महामंत्री भाई संजय राय जी, इस कार्यक्रम की टोली में सभी हमारे शंकर लोधी जी, श्रीमान शंकर गिरी जी, कीर्तिका अग्रवाल जी, रश्मि रावल जी, ममता पांडे जी, उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सम्मानित हमारे भाइयों बहनें, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी सम्मानित क्षेत्र के टोली के सदस्य, हमारे जिले के सभी संयोजक, क्षेत्रीय प्रभारी, सभी हमारे जिले के प्रभारी, सभी हमारे जिले के अध्यक्ष, सभी जिले के संयोजक एवं सह संयोजक, प्रदेश और क्षेत्र के और जिले के सभी मीडिया के प्रभारी, सोशल मीडिया के संयोजक, यहाँ पर सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करती हूँ। और आप लोगों का आज ये अहिल्याबाई होलकर जी के आप जान रहे कि स्मृति त्रिशताब्दी वर्ष पर पूरे विश्व में मैं जब बात करती हूँ, हमारे संपूर्ण विश्व में भारत की भूमि एक अद्भुत धरा है और इस धरा पर आदिकाल से लेके ऋषि मुनि, संत, महात्मा, विचारक, सम्राट और हमारे देश में समाज तो सुधारक इसी देश में जन्म इसी धरा पे लिया है। जब बात करती हूँ महिलाओं और मातृशक्ति की तो विदुषी, हमारी वीरांगनाएं, हमारी आध्यात्मिक मातृशक्ति, और जब बात करती हूँ तो अहिल्याबाई होलकर जी की तो निश्चित तौर से आज अहिल्याबाई होलकर जी की जब बात करती, अभी मैं देख रही थी यहाँ पर कि अहिल्याबाई बचपन से एक ऐसे महाराष्ट्र में एक ऐसा छोटा सा गांव जो चौंडी गांव में, जिनके पिता चरवाहे पाल बघेल समाज के थे, उनके घर में 1725 में इस कन्या ने जन्म लिया, जिनके पिता का नाम मनकौजी और माता सुशीलाबाई होलकर, सुशीलाबाई सिंधे के घर में जन्म लिया। ये बचपन से ही धर्म में अटूट विश्वास रखती थी, शिव की पुजारी थी, और यही कारण है कि आज इनका जो नाम ले रहे हैं एक इस प्रसंग में, इस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि जिस मंदिर में ये प्रतिदिन पूजा अर्चना उपासना करने जाती थी,
वहीं पर उधर से निकल रहे थे। मल्हार राव जी ने उस मंदिर को देख के अपना पड़ाव वहां पर पड़ाव किया, वहां रुके। उसी समय ये अहिल्याबाई होलकर वहां पूजा पाठ करने के लिए गई। जब वहां इतनी बड़ी संख्या में भीड़ घोड़े और सब देखे, लेकिन उनको वो विचलित नहीं कर सके। वो जिस तरीके से प्रतिदिन जाती थी उसी तरीके से वो उस मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की, और उस आरती को सुनकर उनकी वाणी को सुनकर उनकी श्रद्धा और भाव को धार्मिक स्थिति को देख के वहां के मल्हार राव जी ने मंत्र मुग्ध हुए और उनके पिता से ये प्रस्ताव रखा उनके बेटा खंडे राव जी के लिए, उस कन्या के विवाह के लिए। और उनके पिता इस प्रस्ताव को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। महज 8 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था, और विवाह के बाद लगातार जब वो अपने घर में आई, उन्होंने राजघराने में आने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी और सादा वस्त्र पहनना न छोड़ा। तो मल्हार राव उनके ससुर ने उनको शिक्षा दी, शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी, और उनको अपने राजकाज में भी जिम्मेदारी देने का काम किया। बताया जाता है कि उनके 1754 में उनके पति एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय सती प्रथा का प्रचलन खूब चल रहा था, लेकिन उनके ससुर ने अहिल्याबाई होलकर जी को सती प्रथा के लिए उनको रोका, सती नहीं होने दिया, और उन्होंने लगातार अपने काम में जिम्मेदारी देते हुए वो 1766 में उनके ससुर मालराव जी भी का निधन हुआ। उनका एक पुत्र था, एकमात्र पुत्र का भी 1767-68 में उनका भी निधन हो गया। ससुर की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद, पुत्र की मृत्यु के बाद भी वो टूटी नहीं, और उन्होंने लगातार काम किया। काम करने के बाद उन्होंने अपने राज्य के एक कुशल नेतृत्व और मजबूत शासक बनके उभरी। उन्होंने अपने कार्यकाल में, आप कहा इस पुस्तक में जब पढ़ेंगे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया, सैकड़ों मंदिर बनवाए, उनका निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, और पूरे देश में जिसने उनसे सहायता मांगी उनका सहायता की। और उन्होंने और सशक्त अपने राज्य को बनाने के लिए 500 महिलाओं की सेना को स्थापित किया, और विधवा महिलाओं को उन्होंने जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापार में सम्मिलित किया। उन्होंने किसानों पे लेके बहुत काम किया, उन्होंने पर्यावरण पे लेके काम किया। यही कारण है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में उन्होंने रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा को बनाकर अनावरण किया, और निश्चित तौर से उन्होंने उनके जो सपने को छोड़ा हुआ अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन लगातार 24 घंटे काम कर रहे, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश की मातृशक्ति न आदिकाल में, मध्यकाल और आज भी कमजोर नहीं है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर दो मातृशक्ति के हाथ में दिया, और यह दिखा दिया कि मातृशक्ति से पाकिस्तान भी थर्रा गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः स्वागत बंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कार्यक्रम अपनी प्रगति की ओर है। आज की यह कार्यशाला जो पूरे प्रदेश में जिससे सहभाग कर रहे हैं हमारे माननीय पदाधिकारीगण, इसकी अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आएं और आज अपना मार्गदर्शन दें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। महारानी अहिल्याबाई होलकर 13 शताब्दी वर्ष अभियान की इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आज उपस्थित, इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, और आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कविता पाटीदार जी,
प्रदेश के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री डॉक्टर संजय राय जी, हमारी बहन गीता साख्य जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे प्रदेश भर से पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि आज की कार्यशाला महिला सशक्तिकरण के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और महिलाओं के और अन्य समाज के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जिस प्रकार का महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान था, उस योगदान की चर्चा करने के लिए हम लोग उनकी शताब्दी वर्ष में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी धार्मिक, सामाजिक प्रतिबद्धता और दूरदर्शी सोच को प्रदर्शित करने के लिए समाज को जागृत करने का काम किया, वो निश्चित रूप से हमारे लिए आदर्श हैं। और जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके शासन के समय रहीं, तत्कालीन परिस्थितियों में एक महिला के होने के नाते जिस प्रकार से समाज में अनुकूल वातावरण नहीं था, लेकिन महारानी अहिल्याबाई जी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा अभी बहन जी बता रही थी कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी उन्हें अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक कार्य को, अपने राजनीतिक कार्य को, राजकाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और चाहे उनके पुत्र का विषय हो, चाहे उनके ससुर का बहुत जल्दी निधन हुआ हो, और जो पेशवा का उनका राजघराना था, उसमें जिस प्रकार के अनेकों संघर्ष, अनेकों प्रकार की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, तो रानी ने एक पूरी ताकत के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ उन विषयों का आकलन किया। आज हमारे लिए उनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला है। और आप जिस प्रकार से जानते हैं कि अयोध्या, अब महारानी ने इंदौर के आसपास और महेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, और उस मंदिर के निर्माणों में अपने पूरे देश भर में उन्होंने उस अभियान को आगे बढ़ाया। और उसके लिए उन्होंने जनता का पैसा, धन का दुरुपयोग नहीं किया। महारानी ने एक बेहतर आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था करते हुए एक ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट में उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, और इसी धन से कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तालाब, घाट, धर्मशालाएं बनवाई, बावड़ियों बनवाई, पानी की टंकी, कुएं और भोजनालय का बड़े स्तर पर उन्होंने काम कराया। उनके इस अभियान का हिस्सा चाहे हमारा केदारनाथ धाम हो, वाराणसी का हो, वृंदावन, मथुरा, गंगोत्री सहित 57 नगरों में धार्मिक और सामाजिक इनका निर्माण उन्होंने कराया। 1788 में काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भी श्रेय है वो अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है। उन्होंने भोजन पानी का बेहतर प्रबंध किया, रात में कोई भूखा ना सो सके, इसके लिए उन्होंने बेहतर व्यवस्था की। और कहीं ना कहीं अपने जो प्रशासनिक कौशल है, प्रशासनिक योगदान है, उसमें उन्होंने एक बड़ा काम अपने शासन व्यवस्था में किया। जमीन के विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने एक खसरा प्रणाली को लागू किया, और उसका मॉडल देश भर में उसकी चर्चा सर्वत्र हम सब लोग करते हैं। उन्होंने अनेकों सामाजिक काम भी किए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया, और महिलाओं को कामकाजी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो पहल की, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में एक अनूठी पहल है। और जिस उस पहल को आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकारें जिस प्रकार का इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी लड़े, और युद्ध के साथ राज्य की उन्होंने एक मजबूत शासन व्यवस्था की, राज्य की नींव रखी। अहिल्याबाई ने हमेशा राज्य में कला संस्कृति के लिए, विकास के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया। वो एक बड़ी महारानी थी और उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। उनकी दूरदर्शिता, साहस और न्यायप्रियता और सामाजिक सुधारों ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आज निश्चित रूप से हमारे लिए
उनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला है और उनकी कहानी हमें न्याय, धर्म और सामाजिक सुधारों के प्रति जो उनका योगदान है उसे हम हमेशा स्मरण करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने आज इस अभियान को, उनके त्रिशताब्दी स्मृति अभियान को एक कार्यशाला के रूप में आज हम सब लोग बैठे हैं। हमारे मंचासीन अतिथियों का, आदरणीय बहन जी का और माननीय संगठन मंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से उनके विचार को और समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका जो योगदान था, जो उन्होंने काम आज से 300 वर्ष पहले किए थे, उन कामों की चर्चा करके हम किस प्रकार से जन जन तक उस विचार को पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक हमारी गतिविधियों को, धार्मिक मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने काम किए, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये अभियान लगातार हमारा चलने वाला अभियान है, उसमें एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा के आधार पर समय अवधि में हमें घर घर जाकर, नीचे स्तर तक जाकर किस प्रकार से उनका जीवन और समाज में उनका जो योगदान है उसको हम लोग स्मरण करेंगे। उसकी कार्य योजना अभी अभी संगठन के माध्यम से, माननीय संगठन मंत्री जी के और अन्य वक्ताओं के माध्यम से हमें सुनने मिलेगी। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का और अपनी बहन कविता जी का, जो हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, इंदौर से आई हैं और इस अभियान की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं, आदरणीय संजय राय जी का, आदरणीय गीता साक्य जी का और सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अभियान है, उस अभियान जिस अपेक्षाओं के साथ पार्टी ने ये कार्यक्रम अभियान तय किया है, हम नीचे स्तर तक व्यापक तैयारी के साथ इस अभियान को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है पार्टी की, उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस अभियान का कि राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको विदित होगा कि संयोजक हमारे राष्ट्रीय सह राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय शिव प्रकाश जी हैं। उनके मार्गदर्शन में अभी केंद्र में पिछले 9 मई को कार्यशाला हुई और उसी क्रम में आज यहाँ प्रदेश की कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को आए और अपना मार्गदर्शन दें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं स्मृति अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा की सांसद तथा इस कार्यशाला में अपना आशीर्वचन देने के लिए पधारी हम सबकी नेता आदरणीय बहन कविता पाटीदार जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा इस अभियान के संयोजक आदरणीय संजय राय जी, प्रदेश की सह संयोजक महिला मोर्चे की अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद हमारी बहन गीता साक्य जी, उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं कार्यशाला के माध्यम से। रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और सुना भी। गीता जी ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। बालिका के रूप में जब विवाह के उपरांत वो अपने ससुराल पहुंची तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों का भी दायित्व उनके कंधों पर आया और समय इतिहास लिखता है
बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपने घर को बेहतर ढंग से संभाला, अपने सास ससुर की सेवा की, पतिदेव की सेवा की, पुत्र को जन्म दिया। लेकिन काल के क्रूर हाथों ने बेटी को कितना प्रताड़ित किया। असमय उनके पतिदेव की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई, और काल के क्रूर हाथों ने पिता जैसे ससुर को भी छीन लिया। राजपाट उनके कंधों पर आने वाला था। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे थे। उनके ही राजपाट चलाने वाले लोग, एक चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके पड़ोसी राजा को संदेश दे दिया कि आ जाओ, हमला करो, मालवा की राजधानी खाली है। लेकिन पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी ने राजसत्ता के वो सारे हथकंडे सीखे थे, राजसत्ता को चलाना भी, युद्ध कौशल भी और कूटनीति भी। उन्होंने तुरंत सत्ता संभाली और कहा कि हमको शासन चलाना है, जिसको भी युद्ध करना हो करे, और उन्हें पत्र लेकर के पड़ोसी राजा को सूचित किया, आओ युद्ध करने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं, आप सोच रहे हो कि अचानक ही 300 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों इस दिशा में आगे बढ़ी कि रानी अहिल्याबाई होलकर को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी विचारधारा कि पूरे भारत की आधी आबादी को जिस ढंग से पूर्व की सरकारों ने या राजनीतिक दलों ने हाशिए पर रखा था, सत्ता में भागीदारी देना तो दूर रहा, केवल उनको सजावट की वस्तु बना करके रख दिया था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। संसद में उनको आरक्षण कानून बना करके, आरक्षण पास करा करके, 33% दे करके पूरे देश के पैमाने पर हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को ऐसा संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ, हमारे उत्तर प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को पढ़ करके, संदेश लेकर के घर घर जाएंगी। और उस कार्यशाला के माध्यम से हम कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता जुटेंगे, अपनी बहनों को संदेश देने का काम करेंगे कि रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। और सत्ता में भागीदारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मंच अपनी बहनों को देने का काम किया है, माननीय मोदी जी की अगुवाई में, कि हर बहन रानी अहिल्याबाई होलकर के रूप में आगे बढ़ करके देश की सत्ता को चलाने का काम करेंगे। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। आज हम कह सकते हैं, आप सोचिए, घर में 3-3 अचानक मौतें हो, राजपाट का भार हो और देश की सत्ता की चाबी आपके हाथ में हो। उन्होंने केवल मालवा अंचल तक अपने आप को सीमित नहीं रखा था। हमारी बहन इंदौर से आई, महेश्वर इनके पास में है। इंदौर हम कह सकते हैं एक जमाने में सांस्कृतिक राजधानी थी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने जब वहां की सत्ता संभाली तो केवल मालवा अंचल के, इंदौर के आसपास के मंदिरों की चिंता नहीं की, उन्होंने काशी की चिंता की, बाबा विश्वनाथ की चिंता की। उन्होंने अयोध्या धाम, जहां प्रभु राम हमारे जन्म लेते हैं, दुनिया में सनातन संस्कृति प्रभु राम के नाम से चलती है, अयोध्या धाम को भी बेहतर बनाने का काम किया था, मथुरा को भी बेहतर बनाने का काम किया था। पूरे देश के पैमाने पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, पौसाले बनवाए, बावली बनवाई, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़क के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए, आवागमन के साधन बेहतर किए, विधवाओं को गोद लेने, बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान किया, बेटियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, और सब कुछ शंकर भगवान को समर्पित। कोई राजा ऐसा सोच सकता है? जब उन्होंने राजसत्ता संभाली तो बेल पत्र पर लिख दिया और शंकर भगवान को पूरा राजपाट समर्पित कर दिया, और अपने हस्ताक्षर में कभी उन्होंने अपना नाम रानी अहिल्याबाई होलकर नहीं लिखा, वो दस्तखत करती श्री शंकर के नाम से करती थी, राजपाट चलाने का काम करती थी। ऐसी बेटी को हम सब याद करते हैं, और हम आह्वान करते हैं उत्तर प्रदेश की अपनी बहन बेटियों को, माताओं कि माननीय मोदी जी की अगुवाई में हम सब अपने घरों से निकल करके एक एक बेटी को तैयार करेंगे। आप देखते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जिस ढंग से तांडव करके आतंकवादियों को ट्रेंड करके भारत की भूमि पर नंगा नाच करने के लिए भेजते थे, माननीय मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सेना ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन किया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को त्राहिमाम 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 करते हुए पूरी दुनिया ने देखा।
आज हम सीना खोल करके कह सकते हैं भारतीय सेना का गौर शौर्य प्रदर्शन पूरी दुनिया में आकाश की बुलंदियों को और भारत माता का तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अद्भुत काम किया। जिस ढंग से दुश्मन देश आरोप लगा रहे थे हमने उनके एयरबेस को डिस्टर्ब किया है, उसी एयरबेस पर जाकर प्रधानमंत्री जी ने जहाज लैंड किया और अपने वीर सैनिकों के साथ उनका सम्मान करते हुए दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि भारत माता अक्षुण्ण है, भारत माता को तिनका भी टच नहीं कर पाएगा। भारत के जवानों का शौर्य दुनिया ने देखा है। हमने दुश्मन देश को धूल चटा करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अरबी में कहावत है, मर गया मरदूद फातिया न दुरूद। जैसे हमारे यहाँ तेरहवीं होती है तो जो लोग मर गए हैं उनको भी देख रहे सम्मान देने का काम किस कुटिलता के साथ पाकिस्तान कर रहा है। आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है अपने नेता पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, अपनी सेना पर। ये पाकिस्तान जिस ढंग से आतंकवाद प्रायोजित करके भारत माता को डिस्टर्ब करने का सफल प्रयास करता है, पाकिस्तान एक दिन अपने वजूद की भीख मांगने का काम करेगा। मैं इस माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से अपने वीर जवानों को सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को आह्वान करना चाहता हूं कि हर बहन बेटी घर से निकल करके रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को पढ़ करके देश की बागडोर अपने हाथ में संभाले और घर भी बेहतर चलाने का काम करे। एक बेटी जब घर में अच्छी होती है तो 3 घर बेहतर बनाती है। आप देखते होंगे पुण्य श्लोक लिखा हुआ है। पुण्य श्लोक के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। पुण्य श्लोक भारत की संस्कृति में सिर्फ 3 व्यक्तियों को कहा गया है, उसमें धर्मराज युधिष्ठिर भी थे। पूर्ण श्लोक का मतलब होता धर्मात्मा, जिसकी यश कीर्ति दुनिया में फहरा रही हो। ऐसी हमारी भारत माता की बेटी रानी अहिल्याबाई होलकर को हम सब नमन करते हैं और अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की, भारतवर्ष की बहन बेटियों को आगे लाने के लिए आपने बड़ा अभियान छेड़ा है। मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका कि आप सब जुट करके अपनी बहन बेटियों के पास जाकर के एक एक बेटी को मुख्य धारा में लाकर देश की सत्ता की कमान चलाने के लिए उनको हमें तैयार करना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं हृदय से आभारी हूं अपने संगठन का, जिन्होंने बेहतर ढंग से इस कार्यशाला का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मित्रों, आज की कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से चल करके पधारी भारत पार्टी की वरिष्ठ नेता, माननीय राज्यसभा की सांसद और इस अभियान की केंद्रीय स्तर पर सह संयोजिका, ये उसी इंदौर की रहने वाली हैं जिस इंदौर में महारानी अहिल्याबाई जी का पहले राजधानी था, बाद में उन्होंने महेश्वर राजधानी किया। तो ऐसे पुण्य भूमि इंदौर से पधारी हुई हमारे आदरणीय कविता पाटीदार जी का मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आएं और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दें। माननीय कविता पाटीदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बोलिए भारत माता की। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी सफलता की ताकत आप लोगों की आवाज में होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुण्य श्लोक मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के इस प्रदेश कार्यशाला में मेरा ये सौभाग्य है कि जिनके साथ मैं मंच साझा कर रही हूँ। और जैसा कि मां अहिल्या ने अपने जीवन में धर्म और संस्कृति की रक्षा की, न्याय स्थापित किया, शासक के रूप में एक कठोरतम रूप से न्याय को स्थापित करने का काम किया। मुझे लगता है कि आप सभी उत्तर प्रदेश के निवासी बहुत सौभाग्यशाली है कि उनकी इस सीख को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अक्षरशः धरातल पर चरितार्थ करने का काम किया है। वही न्याय, वही आपको कठोरता पूर्वक न्याय के रूप में खड़े हैं, धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में खड़े हैं, जिनको माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है, जिनके शब्द और वाणी को सुनने के लिए सब ललायित रहते हैं। मैं भी प्रतीक्षारत हूँ ऐसे हमारे सभी के आदर्श उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी के रूप में ब्रजेश पाठक जी, जिनका सानिध्य मुझे हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी मुझे मिला है, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। मंच पर उपस्थित
हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, मंच पर उपस्थित संगठन के महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक आदरणीय संजय जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा में मेरी साथी सांसद आदरणीय गीता जी, और इस सभा स्थल पर उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिले के संयोजक की टीम, प्रदेश की टोली और सभी अपेक्षित कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करती हूँ। आज इस महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके साक्षात्कार हुए, वो माँ अहिल्या है। हम सब जानते हैं कि भारत की ये पुण्य भूमि सिर्फ वीर पुरुषों की जननी नहीं है, सेवा और त्याग में रत उन महान स्त्रियों की भी जननी है, जिन्होंने इस देश को, समाज को, न्याय को, सेवा और समर्पण और त्याग को एक नई दिशा दी है। उसमें एक महान विभूति थी, रानी अहिल्याबाई। ये मेरा सौभाग्य है कि जो उनकी कर्मस्थली इंदौर थी, मैं उस इंदौर की बेटी हूँ, और निश्चित ही जैसा उनका जीवन रहा है वो हम सब के लिए आदर्श है। जो हम आदर्श आज ढूंढ रहे हैं कि एक पारदर्शिता इस देश में होनी चाहिए, राजनीति हो, समाज सेवा हो, हम जन कल्याण की बातें करें, हम शुचिता की बात करें, हम न्याय की बात करें, हम सुशासन की बात करें, ये सभी साकार रूप में अगर किसी में समाहित थे तो रानी अहिल्याबाई होलकर में थे। और ऐसी देवी की 300वीं जयंती बनाने के लिए पार्टी के आदेशानुसार हम सब एकत्रित हुए हैं। ये हमारा धर्म और कर्तव्य भी है कि उनके आचरण, उनके व्यवहार को नीचे तक प्रसारित करने का हम सब काम भी करें, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना हमसे बन सके पूरी निष्ठा के साथ हमने कार्य को सार्थक रूप प्रदान करें। जैसा बहन गीता जी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक जिले अहमदनगर में जो चौड़ी नाम के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। एक सामान्य जो महाराष्ट्रियन परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की वो विलक्षण प्रतिभा की वो साक्षी रही हैं, और शिव की वो बड़ी उपासक और साधक रही हैं। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर ही मल्हारराव होलकर जो इंदौर के शासक थे, उनको वो पसंद आई, क्योंकि कहते हैं कि पूत के पग पालने में ही नजर आ जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ, खंडेराव जी के साथ उनका विवाह किया और ऐसे वो इंदौर पधारी। लेकिन उनकी जीवन में परीक्षा पग पग पर उनके सामने खड़ी थी, और उन सभी परीक्षाओं का दृढ़तापूर्वक उन्होंने सामना किया। उनके पति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, और सती की प्रथा उस वक्त चली थी, लेकिन उनके ससुर जी मल्हारराव ने उनसे निवेदन किया और उनको सती होने से मना किया। उस राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने ये सती प्रथा को ठुकराया और उस राज्य की सेवा करने का निर्णय लिया। लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी, उनके पुत्र की भी असमय मृत्यु हो गई। इतने दुख झेलने के कारण एक महिला हो सकता अपने जीवन से ही निराश हो जाती, लेकिन ये बहुत सुदृढ़ संकल्प वाली महिला थी। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर सुशासन करने का दृढ़ संकल्प लिया और राज्य संभालने की प्रतिज्ञा करते हुए अपने राज्य में सुशासन स्थापित करेंगी, न्याय करेंगी, सेवा करेंगी। क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने 3 संकल्प लिए थे, शासन नहीं, सेवा का। न्याय को उन्होंने जीवन माना था, और जन सेवा, उसमें शिक्षा को, हमारी जो विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह को, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर महिला को बनाने की ये 3 संकल्प के माध्यम से वो महान शासक बनी। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं, जैसे हम कहते हैं कि दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है। तो सीता और चंडी का रूप अगर कहीं देखना है तो उनके जीवन का एक प्रसंग है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन जो हमें आंखों में अश्रु ला दे वो प्रसंग इस प्रकार का था कि उनके जो बेटे थे मालेराव, एक बार रथ से वो कहीं जा रहे थे और उनके रथ में आकर गाय का बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन उसके पास वो रुके नहीं और वो आगे बढ़ गए। उसी राह पर जब रानी अहिल्याबाई निकली और जब उन्हें सच्चाई पता लगी, जब गाय को उसके मृत बछड़े के पास करुणामयी स्थिति में उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राज दरबार लगाया
और अपनी बहू रानी को बुलाकर उसी से पूछा कि एक माँ के सामने अगर उसकी पुत्र की हत्या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उनकी बहू रानी ने आदेश कहा कि उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। बिना किसी संकोच से अपने पुत्र को उसी रथ से कुचलकर मृत्यु दंड का आदेश महारानी अहिल्याबाई ने दिया। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी रथ चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महारानी जो अहिल्याबाई है उन्होंने स्वयं रथ की जो कलाम है उसको थामा और उस अपने पुत्र को कुचलने के लिए लगी। लेकिन देखिए, न्याय के रथ के आगे करुणामयी माँ आ गई। वही गाय जिसके बछड़े को रथ से कुचल कर जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो गाय उस रथ के सामने आ गई और उस रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस प्रकार उस न्याय की जीत हुई। आज भी इंदौर में आड़ा बाजार के रूप में वो स्थान आज भी विद्यमान है। ऐसे कई प्रसंग हैं, जैसे युद्ध में जीता हुआ राजकोष जब वो अपने कक्ष में देखती थी, जब उसके पति जिंदा थे, तब वो उसका भी विरोध करती थी कि ये प्रजा का हक है, ये प्रजा के हक में ही जाना चाहिए, और उसे राजकोष में शामिल कर देती थी। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन के आज हमें शुचिता के राह पर चलना सिखाते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कैसे सेवा का राह हमें चुनना है, कैसे प्रजा का ध्यान में रखना है। वो परिस्थितियां थी जब महिलाओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल था। महिलाओं को तो ठीक से शिक्षा भी नहीं मिलती थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शासक बन के न्याय की स्थापना करना, समाज सेवा को बड़ा माध्यम बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि महेश्वर में जो साड़ी उद्योग है आप सब परिचित है। देश नहीं विदेश में महेश्वर की साड़ी आज प्रचलित है। ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। वो आज भी चरितार्थ है, आज भी हम सबके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। हम हमेशा कहते हैं कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा परिवार वाले बड़े खुश होते हैं कि हमारे परिवार में एक नन्हा मुन्ने बच्चे का आगमन हुआ है। लेकिन बच्चा रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको मार कर रुलाते हैं। तो जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। जीवन ऐसे जी के जा कि जब तू जाए जग रोए तू हंसता जाए। यानी हमें जीवन ऐसा ही जीना चाहिए। ये माँ अहिल्याबाई ने हम सबको प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करना चाहिए कि जब हम नहीं रहें तो हमारी याद में दुनिया आंसू बहाए, लेकिन उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करे। और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके कंधों पर डाला है। ये निर्णय किया है कि मालवा की उस रानी के शौर्य को, उनके न्याय को, उनकी सेवा को, उनके त्याग को, समर्पण को भारत के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क में हमें डालना है, ताकि आप सब और आने वाली पीढ़ी उससे उदाहरण लेकर अपने जीवन को सेवा के सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर सके। नहीं तो क्या होता है कि यूं तो हजारों हजार फूल है इस दुनिया में, कोई चढ़ा भगवान के श्री चरणों में तो कोई सजा अर्थी पर। इस 5 पंखुड़ी के फूल का क्या अस्तित्व, क्या मान है? फूल तो वो महान है जो झरा पड़ा हो धरा पर और महक आसमान में। माँ अहिल्या के कर्मों की महक सिर्फ मालवा प्रांत में नहीं, भारत के प्रत्येक कोनों में महके, उसका भार आप सब के कंधों पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी महारानी जिन्होंने त्याग, समर्पण, सेवा, न्याय की स्थापना की, उनके इन गुणों को हम सब नीचे तक प्रभावित करेंगे। जैसी ये प्रदेश कार्यशाला हुई है, ऐसे ही जिलों में भी हमारी बैठकें होगी। 21 और 31 तारीख के बीच में कई कार्यक्रमों के माध्यम से, उनमें संगोष्ठी भी है, उनमें नृत्य नाटिकाएं भी हैं, उसमें दौड़ भी है, मैराथन भी है। ऐसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से हमें इन जीवन दर्शन को, क्योंकि हमें सिर्फ महारानी लक्ष्मी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को नीचे तक नहीं करना है, जो चेतना उन्होंने जगाई थी उसे पुनर्जीवित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी और हम सब उससे प्रेरणा लेकर आगे कार्य को आगे बढ़ा सकें। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के कार्य किए हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने महारानी अहिल्याबाई के उन सभी शब्दों को सार्थक रूप से साकार करने का हम सबको उपहार दिया है। हमें उन्हीं कार्यों को नीचे तक लेके जाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो टोली यहाँ पर बैठी है वो इस महान कार्य को करने में अपना पूर्ण सहयोग
सहयोग प्रदान करेगी और जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उस उद्देश्य की पूर्ति सार्थकता और ईमानदारी के साथ नीचे तक करेंगी, ताकि हम अपनी देश की उन वीरांगनाओं की जीवन गाथा को, उनके शौर्य को, उनसे मिली सीख को नीचे तक प्रभावित कर सके। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को बस इतना कहते हुए कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को भी ना झुके न रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज की इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम में पधारे। मित्रों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का शासन, सुशासन की स्थापना किया, ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो गरीबों के मसीहा हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आए हुए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की महती कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आज की इस कार्यशाला मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी आप सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय सह संयोजक और माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश महामंत्री और इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक श्री संजय राय जी, महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की प्रदेश की सह संयोजक श्रीमती गीता साक्य जी, आज के समारोह में कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, 21 मई से 31 मई तक ये 10 दिवसीय बृहद अभियान पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। पूर्व वक्ताओं ने आपको पहले इसके बारे में विस्तार से बताया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें
सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य इतना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना, उसको एक भव्य रूप देना। सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को छत विछत किया था वह सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, उस सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक और उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बृहत्तर भारत में उस कार्य को उन्होंने बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य,
महिला स्वावलंबन का जो कार्य है, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिस्मती की साड़ियां ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं, काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए बावड़ियां भी बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी, उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 पीठों के माध्यम से देखने को मिलता है। आदि शंकर का जन्म केरल में होता है। केरल में जन्म लेने वाला एक सन्यासी मात्र 32 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें वहां पर इन धार्मिक स्थलों को रोकने से वंचित नहीं करता, रोकता नहीं, कोई बाधा नहीं खड़ी करता, बल्कि नेतृत्व उन्होंने दिया। उस समय की राजनीतिक ताकतें, राजे रजवाड़े उनके साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिए। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा ये विनम्र नमन है, क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया, और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप दे करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण करा करके एक नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का ये भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था, और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने, और उन्होंने वह भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, और नेपाल और भूटान से भी दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता, वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो, और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर
कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, यानी महिलाओं की उपस्थिति, आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही हैं, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं। ये सभी चीजें बताती हैं कि जब प्रयास किया गया, उस प्रयास के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले जो 15% महिलाएं कामकाजी व्यवस्था के साथ जुड़ पाई थी, आज उनकी संख्या बढ़ करके अब 35% से ऊपर हो चुकी है। इन 8 वर्षों में लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने तो कह रखा है कि पुलिस बल में भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20% बेटियों के लिए आरक्षित होना ही चाहिए, उनकी उपस्थिति वहां होनी ही चाहिए। और आज उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति का अभियान भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। धर्म पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्याय का कारण भी बनेगा और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो ये भाव अपनी शासन व्यवस्था को चलाते समय रखा गया था, वह आज डबल इंजन की इन सरकारों के कार्य पद्धति से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यशाला का उद्देश्य भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, हर एक जगह हम जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां करें। महापुरुष की स्मृति दिवस, ये 300वां उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 31 मई 2025 महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा। 21 से लेकर के 31 तक उनका पुण्य स्मरण हमें विभिन्न कार्यक्रमों और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से करना है। इन कार्यक्रमों के बहाने केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई, क्या यह महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। और यही नहीं, यानी यह श्रृंखला केवल यहीं पे थमती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। ये गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की
चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। हम उनके सामने जाकर के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अगर हम उनको बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं और आने वाले समय में ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यह देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, हमारी ओर से कृतज्ञता होगी। और यह भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को पूरे देश के अंदर ली है। 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम, त्रिशताब्दी समारोह का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिस बृहद स्तर पर ली है, इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो इस कार्यक्रम की सार्थकता भी होगी और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा के रूप में मिलेगी। क्योंकि महापुरुष का जो आदर्श होता है वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होती है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा होती है और वह प्रेरणा आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगी कि जो लोग देश को धर्मनिरपेक्ष के पथ पर ले जाकर के कहां पहुंचा दिए थे, जब भारत एक दिग्धर्म की और अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। आज भारत अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, एक नया भारत है। नया भारत वही जैसे अपने सम्मान की भी और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करना आता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुश्मन को जिस प्रकार से जवाब दिया है, दुनिया ने भारत की इस ताकत का लोहा माना है। भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी हम सबके द्वारा इस अवसर पर अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की यह अपेक्षा है कि सभी प्रदेशों के राजभवन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के शासकीय आवास पर भी देवी अहिल्या जी के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के कई दूसरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। समय की मर्यादा के कारण संभवतः उनको इस कार्यक्रम से अब यहाँ विदा लेना होगा और आज की कार्यशाला में अपने समापन की ओर है। सौभाग्य का विषय है कि कार्यशाला में समापन उद्बोधन के लिए, समारोह के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के परिश्रमी एवं संगठन शिल्पी महामंत्री संगठन माननीय श्री धर्मपाल जी द्वारा किया जाना है। मैं माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करता हूं कि आज की कार्यशाला में आगामी करनी कार्यों के विषय में हम सभी कार्यकर्ताओं का पाथेय प्रदान करने की कृपा करें। माननीय धर्मपाल जी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई चल रहा है ना। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के निमित्त आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मंच पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आई
श्रीमती कविता पाटीदार जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य जी, संजय राय जी, और इस कार्यशाला में सहभागी हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, और इस अभियान के निमित्त बनी हमारी क्षेत्र की और जिले की अभियान की टीम के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब इस समय कई अभियानों के निमित्त आयोजित कार्यक्रमों को करने में लगे हैं। 2 अभियान हमारे अभी चल रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं और कुछ और भी कार्यक्रम अभी पहले से तय है। इसके अलावा संगठन का पर्व ये भी हमारा चल रहा है। हमारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और मंडल कार्य समिति का गठन का काम चल रहा है। आज से हमारे 2 अभियान और प्रारंभ हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास कामों का बोझ है, कई कार्यक्रम हमें एक साथ करने होंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जहां पर हम ठीक प्रकार से प्लानिंग करते हैं वहां पर हमारे कार्यक्रम प्रभावी भी होते हैं और जिस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं वैसे भी होते हैं। इसलिए सभी कार्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता, हर कार्यक्रम के लिए हम पूरी प्लानिंग पहले से ही करेंगे तो हमारे ये सभी अभियान और संगठन पर्व के जो शेष काम है ये हमारे चलते रहेंगे। आज हमारी इस वर्कशॉप के बाद अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी अभियान प्रारंभ हो रहा है। आज वर्कशॉप में भी हमारे वक्ताओं के द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग, कुछ संस्मरण और उनके जीवन के विषय में हम सबको सुनने को मिला है। हमें जो किट मिली है इसमें भी एक पुस्तिका उनके जीवन से संबंधित हम सबको दी गई है। इसके अलावा भी कुछ पत्रक और पुस्तिका, छोटी पुस्तिका आप सबको भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे फिर सदैव एक ही आग्रह है कि हम इसको पढ़ जरूर लें, हम इसको ठीक प्रकार से एक बार इसका अध्ययन कर लें। हम में से सभी लोगों को कुछ किसी न किसी स्थान पर ये विषय रखने का अवसर मिलेगा। संगठन की ओर से हम सबकी योजना भी बनी है, इसलिए हम क्या विषय रखना चाहते हैं, उनके जीवन से संबंधित क्या दिशा हम देना चाहते हैं, ये ठीक प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज की वर्कशॉप के पीछे भी हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से लिटरेट हो, उनको ठीक से परिचित हो। अभी इसके बाद हमारे 3-4 प्रकार के कार्यक्रम हैं जो इस अभियान के निमित्त हमें करने हैं और उसमें आज जैसे प्रदेश स्तर की ये वर्कशॉप हुई है तो जिला स्तर पर वर्कशॉप नहीं करनी है, लेकिन जिले के स्तर पर हमें बड़ी बैठक करनी है और उस बैठक में ये विषय भी एक प्रकार से आए और कार्यक्रम की पूरी प्लानिंग जो हमारा अभियान ये चलने वाला है इसकी पूरी 31 मई तक की हमारी ठीक से प्लानिंग हो जाए। हर कार्यक्रम के लिए हमारा संयोजक बन जाए। बैठक में हमारे जिला प्रभारी लेंगे जरूर, लेकिन बैठक में उतना काम निपटेगा नहीं। बैठक से पहले हम अपने जिले में कौन सी तिथि को जिले में टाउन हॉल सभागार बैठक करना चाहते हैं, किस तिथि को हम नगर निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी हमारे जिले में है उस पर कार्यक्रम करना चाहते हैं,
उस प्रकार की एनजीओ के माध्यम से हम कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के महिला संगठन हैं उनके माध्यम से कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो ये हमारे इसमें सब इसकी तैयारी ठीक से हो, इसके हम लोगों को प्रयास करना है। उस बैठक में हमारी ठीक से प्लानिंग हो जाए। जिलों में प्रदर्शनी भी लगानी है, डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ उपलब्ध आप लोगों को सुबह प्रारंभ में दिखाई गई होगी। डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी ये दोनों हमारे सभी जिलों में हो इसका आयोजन, तो इसलिए प्रदर्शनी जहाँ पर कोई कठिनाई है बनाने की तो संजय जी से आप लोग संपर्क करेंगे तो प्रदर्शनी यहाँ से बनाकर भेजी जाएगी। इस अभियान के लिए 3 स्तर पर हमें संगठन की स्ट्रक्चर बनानी थी, मुझे लगता है कि बनी होगी। क्षेत्र पर और प्रदेश, जिला, ये तीनों प्रकार की जो हमारी स्ट्रक्चर थी, जिले की टीम थी, इस अभियान की टीम थी, ये पूरी हुई होगी। 17 और 18 मई को जिले पर हमें बैठक करनी है। यहाँ से जाने से पहले अच्छा होगा कि सभी जिला अध्यक्ष अपनी बैठक का स्थान, तिथि ये तय करके जाएंगे तो बता देंगे तो अच्छा रहेगा। उस बैठक में जो हमारे अभी नई कार्य समिति गठित नहीं हुई है, लेकिन पुरानी जो जिले की कार्य समिति है उसके जिला पदाधिकारी और अभियानों के हमारे जिले की टीम, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा की महामंत्री जिले की, मंडल अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री, ये उस बैठक में अपेक्षित रहेंगे। कार्यक्रम कुछ जैसा आप सबको जानकारी है सरकारी स्तर पर होंगे, कुछ कार्यक्रम हमारे अर्बन और लोकल बॉडी की जो हमारी संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब में जिला पंचायत, इनके माध्यम से कुछ करने हैं। और जो महिलाएं एनजीओ हैं, महिलाएं ऐसी एनजीओ जो महिलाएं चलाती है, उसके माध्यम से हमें कुछ कार्यक्रम करने हैं। हमारे जिले में जो भी महिला जनप्रतिनिधि है, बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत की सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, नगर पालिका वार्ड पार्षद है, चेयरमैन है, उन सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी प्लानिंग हमें उस बैठक में जरूर कर लेनी। उनकी सूची बनाकर उसमें से कुछ कार्यक्रम की संयोजक हो, कुछ का कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन सभी महिला जनप्रतिनिधि किसी न किसी रूप में इस अभियान में हमारे सम्मिलित हो, ये हम लोगों को प्रयास करना है। कार्यक्रम का स्वरूप जैसे बताई है, सभागार, संगोष्ठी और रन फॉर वुमेन पावर, महिला सशक्तिकरण के लिए दौड़, नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेज में कुछ कार्यक्रम रखे जा सकते हैं, नृत्य नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये हम लोगों को करने हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग वक्ताओं की, जैसी हम लोगों ने जब विधानसभा में सक्रिय सदस्य सम्मेलन कराए थे तो 3 विषयों की वर्चुअल ट्रेनिंग दी थी। हमारे पार्टी के 3 सीनियर कार्यकर्ताओं ने वर्चुअली रूप से उस विषय को बताया था। इसमें भी वर्चुअल ट्रेनिंग होनी है। आप सबके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे वक्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारे वक्ताओं के नाम आज या कल तक हम भेज देंगे, तो वर्चुअल रूप से इस की ट्रेनिंग देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारे कार्यक्रम है, जैसा मैंने बताया कि कार्यक्रम की प्लानिंग 31 मई तक की हम ये जिला बैठक में तय करके तुरंत भेज दें, और इससे संबंधित जो भी लिटरेचर आप अपने स्तर पर भी बनवाना चाहे वो भी प्रदेश की ओर से आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसमें ये ध्यान जरूर रखना कि जिला स्तर पर हम लोगों ने समिति बनाई होगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें जरूर रहे, और स्थानीय आधार पर भी अगर हमें कार्यक्रम करना है तो कार्यक्रम का संयोजक महिला रहे तो अच्छा रहेगा। अब जैसा मैंने बताया कि कई अभियान हमें साथ साथ करने पड़ रहे हैं, वैसा ही एक दूसरा अभियान है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से हम सब जानते हैं कि पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ था,
और उस आतंकवादी हमले के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनभावनाओं को देखते हुए उनसे बदला लिया है। तो प्रधानमंत्री जी के सम्मान में सेनाओं को धन्यवाद की दृष्टि से तिरंगा यात्रा निकालने का एक अभियान और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक तिरंगा यात्रा निकली है। उसी प्रकार की तिरंगा यात्रा हमारी 15 मई को जो हमारे कमिश्नरी सेंटर है, महानगर है, उस पर निकालनी है और फिर 16 और 17 मई को जिला केंद्रों पर तिरंगा यात्रा निकालनी है और 18 से 23 मई तक ब्लॉक सेंटर, और कहीं पर अगर ब्लॉक सेंटर कठिनाई आ रही है तो विधानसभा स्तर पर जरूर इसकी प्लानिंग कर लें। तो इसके लिए भी हम दोबारा तो बैठेंगे नहीं, जब इसकी बैठक करेंगे तो इन दोनों कार्यक्रमों की प्लानिंग जरूर कर लें। और प्लानिंग करते समय जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग को देखने के बाद ही पता लग जाए कि हमारा सारा कार्यक्रम किस प्रकार से होगा। हर कार्यक्रम के लिए संयोजक और उसका पूरा डिटेल, कैसे कैसे कार्यक्रम करेंगे, स्थान कौन सा होगा, तिथि, ये पहले से प्रदेश को भेजनी है। सभी जिलों को दोनों अभियानों की प्लानिंग, हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान की दृष्टि से जो हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग और तिरंगा यात्रा, इसकी दोनों की प्लानिंग हम लोग भेजें। यात्रा में ये ध्यान रखना है कि पार्टी से संबंधित पट्टी, टोपी, इनका उपयोग नहीं करना है। यात्रा में हमारे ऐसा ना लगे कि केवल पार्टी वर्कर्स है, वहाँ पर जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी है, वरिष्ठ नागरिक हैं, सैन्य कर्मी हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, धर्माचार्य हैं, व्यापारी हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, ऐसे बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, वो सभी यात्रा में शामिल हो। और यात्रा में हमें अनुशासन का ध्यान रखना है, यात्रा की गरिमा का ध्यान रखना है, तिरंगे झंडे के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है और उसमें देशभक्ति के गीत, संगीत ये बजे, इसका प्रयास हमें करना ही है। और उसमें भी महिलाओं की संख्या रहे और महिलाओं की अलग से सिंदूर यात्रा, इसका भी कुछ स्थानों पर आयोजन करे महिला मोर्चा, ये प्रयास करना है। इन दोनों अभियानों की दृष्टि से जो हमारी कार्य योजना है वो बताई। एक जो संगठन का बचा हुआ विषय है उसमें विशेष रूप से हमारे कन्नौज, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, यहाँ के जिलों में सर्वाधिक अभी बूथों का गठन शेष है। यहाँ के जिला अध्यक्ष इस वर्कशॉप के बाद मिलकर जाएंगे। हमारे 1,62,459 बूथ समितियों में अभी 1,42,458 बूथ गठित हुए हैं। मंडल अध्यक्ष के हमारा ज़्यादातर चयन हो गया है, लेकिन जिन मंडल अध्यक्षों का चयन नहीं हुआ है वहाँ की प्रक्रिया भी चल रही है। वहाँ के जिला अध्यक्ष अगर उसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसके विषय में भी कर ले। शक्ति केंद्र संयोजक, ये भी अभी जब मंडल की कार्य समितियां बना रहे हैं, मंडल कार्य समिति बनाते समय वहाँ के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए शक्ति केंद्र संयोजक बनाना है। एक और हमारा बहुत कंफ्यूजन रहता है शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल प्रभारी वगैरह, इस विषय पर अभी हमारा संगठन का गठन प्रारंभ हुआ है, इसलिए हम पहले से ही सब लोग ध्यान रखें कि हमारा शक्ति केंद्र का प्रभारी जो मंडल का पदाधिकारी होगा वही रहेंगे। अगर शक्ति केंद्र अधिक है और मंडल के पदाधिकारी हमारी मंडल कार्य समिति में कम है, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी में 20, 21, 22 शक्ति केंद्र है, सेक्टर है, तो वहां पर जो सीनियर हम मंडल कार्य समिति में सदस्य बनाएंगे उन सदस्यों में से मंडल का प्रभारी बनाएंगे, शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाएंगे। उसी तरीके से जब जिला कार्य समिति हमारी गठित हो जाएगी तो हर मंडल का पदाधिकारी जिले का जो प्रभारी रहेगा हमारा वो प्रदेश का पदाधिकारी रहेगा और मंडल का प्रभारी हमारा जिले का पदाधिकारी रहेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक ये रचना बनानी है। पहले कहीं इधर उधर से करके बनाए थे तो बहुत सारे लोगों ने आना जाना भी उसमें बंद किया था, इसलिए प्रभारी व्यवस्था हमारी हम लोगों के ध्यान में रहे। जब भी हम इसका गठन करेंगे तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो जिलों के प्रभारी रहेंगे,
जिलों के प्रभारी मंडल के प्रभारी रहेंगे और मंडल के पदाधिकारी शक्ति केंद्र के प्रभारी रहेंगे। इसलिए पदाधिकारियों का चयन करते समय ये जरूर देख लेना कि उसकी IQ कैसी है, योग्यता कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, संगठन की समझ कैसी है। ये सारा जो इस प्रकार का एक सेक्टर संभालने की, मंडल संभालने की, जिला संभालने की, ये उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं। इसलिए कोई बायस्ड होकर अपनी लाइक डिसलाइक जे वाले व्यक्ति के चक्कर में ना पड़कर हमारा जिला ठीक प्रकार से हो, मंडल ठीक प्रकार से सक्सेस हो, सेक्टर ठीक प्रकार से हो, उसी प्रकार का चयन करना है। तो लगभग सभी विषय आया है। दोनों अभियानों के विषय में मैंने कार्यक्रम के विषय में भी बताया है और कार्यक्रम की किस प्रकार से प्लानिंग करनी वो भी बताया है। इस बैठक के बाद से हम लोग दोनों अभियानों की प्लानिंग ठीक प्रकार से भेज देंगे। जितनी जल्दी प्लानिंग आएगी उतना अच्छा हमारा प्रभावी कार्यक्रम होगा और संगठन के जो बचे हुआ विषय है उसके विषय में भी हम लोग ध्यान रखें। इतना ही आप सब लोगों से आग्रह करना था। धन्यवाद। मित्रों, एक छोटी सूचना है कि आज के इस कार्यशाला में जो प्रदेश की कार्यशाला है, इसमें IT विभाग के योगदान से जिस प्रकार से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में केंद्र से भेजे हुए वीडियो को दिखाया गया, जिलों की बैठक में भी इसी प्रकार से जो है वो प्रोजेक्टर लगा के या LED के माध्यम से वीडियो को दिखाना है। दूसरा, आज के इस कार्यशाला में पधारे हुए हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभारी और जो है संयोजक गण इस पूरे अभियान को और तिरंगा यात्रा अभियान के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान करेंगे। अब हम सभी लोग अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। राष्ट्रगान के बाद भोजन की व्यवस्था है। सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि भोजन करके ही जाएंगे। अब राष्ट्रगान प्रारंभ होगा। भारत माता की, भारत माता की। सभी माननीय प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया भोजन करने के पश्चात ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।